हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल स्टडी सिस्टम। मैं हूं उज़ैर बलोज़ादा। आज एक बहुत ही जनरल टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि आईआर को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है। आईआर हमारी एवरीडे लाइफ को किस तरह वो अफेक्ट कर रहा है, उसके फंक्शंस क्या हैं इन एवरीडे लाइफ। चलो इसी टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी यार को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आज एक बार फिर से हम इसे एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देंगे। देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं या जो इंटरेक्शंस हैं, यानी स्टेट्स इंटरनेशनल सिस्टम में वो उनके कुछ रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को स्टडी करने का नाम आईआर है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ स्टेट्स ही नहीं हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को या इंटरनेशनल सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं, यानी कुछ और एक्टिविटीज़ और पॉलिसीज़ हैं। वो एक्टिविटीज़ और पॉलिसीज़ क्या हैं? वो नेशनल गवर्नमेंट्स के हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स। और इसके अलावा आईजीओज यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और एनजीओज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और एमएनसीज हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशन है उन रिलेशन को हम स्टडी आईआर के थ्रू करते हैं। लेकिन सिर्फ वो नहीं है, इसके अलावा जो एक्टिविटीज और पॉलिसीज नेशनल गवर्नमेंट्स के होते हैं, यानी कि एक स्टेट के अपनी जो पॉलिसीज और एक्टिविटीज होते हैं, और इसके अलावा जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन जो गवर्नमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं, जो डिपेंडेंट हैं यानी गवर्नमेंट्स पे, वो आईजीओज हैं। जिस तरह के आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, ये सारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज और एक्टिविटीज होते हैं। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके भी वो भी इंटरनेशनल सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, लाइक एमएनसीज। एमएनसीज क्या है? एमएनसीज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं। ये वो कॉरपोरेशंस हैं जिनकी मेन ब्रांच किसी एक स्टेट में है, लेकिन उनकी जो सेकेंडरी ब्रांचेस होते हैं, जो छोटे ब्रांचेस होते हैं, वो दूसरे स्टेट्स में फिर वो इस्टेब्लिश होते हैं। जिस तरह की कोका कोला है या पिज़्ज़ा हट है, ये वो कॉरपोरेशंस हैं जो कि किसी और स्टेट के हैं, जिनकी जो ऑनर है वो किसी और किसी स्टेट का है। वो यूनाइटेड स्टेट्स के भी हो सकता है, यूके के भी हो सकता है। तो इनके कुछ पॉलिसीज और एक्टिविटीज को हम आईआर के थ्रू स्टडी करते हैं, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को यानी उसमें वो फंक्शन कर रही होते हैं। अब आईआर कोई आज की बात नहीं है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, यानी जो ताल्लुकात हैं स्टेट्स के, कंट्रीज के, वो आज की बात नहीं है। वो हजारों सालों से पुरानी और वो हजारों सालों से होती आ रही, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो स्टेट्स के दरमियान तो रिलेशंस तो होंगे, चाहे वो हजारों साल पहले हों या आज हों। तो ये अगर आईआर की जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं, वो अगर उनको हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो एंशिएंट ग्रीक में पाए जाते हैं, जिसमें जो एक ग्रीक हिस्टोरियन थुसिडिडीज थी, वो थुसिडिडीज था, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को स्क्रूटनाइज यानी एग्जामिन करता था। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में वार क्यों होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में पीस कैसे आता है और जंगिंग कैसी होती हैं। तो ये आईआर को उसी टाइम हजारों साल पहले उनको स्टडी किया जाता था। लेकिन आईआर एज अ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज में कब पढ़ाया जाने लगा? इसकी इमरजेंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद दुनिया ने एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन फेस की थी। आम बंदे, सिटीजन, स्टेट्स, इकोनॉमी, गवर्नमेंट्स, पॉलिसी, सब के सब बुरी तरह वो सफ़र कर गई थी। तो उसके बाद जो लोग थे, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू जंगों को रोका जा सके, और वो फैक्टर्स जो कि जंगों के कॉजेज बनते हैं, जो वॉर्स के कॉजेज बनते हैं, उन फैक्टर्स को, उन इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। तो अब हम आते हैं कि आईआर एक आम इंसान को, एक आम सिटीजन को इंटरनेशनल रिलेशंस उनकी जिंदगी में कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए ना, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सॉवरेन स्टेट्स। जो दुनिया है
वो डिफरेंट स्टेट्स की कॉम्बिनेशन है, यानी डिफरेंट स्टेट्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। वो अब हर स्टेट में लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से लोग रह रहे हैं। दुनिया का हर एक इंसान किसी न किसी स्टेट से वो बिलोंग करता है। अब अगर उस स्टेट की अच्छी पॉलिसीज होंगी, इंटरनेशनल सिस्टम में उसकी कोई अच्छी पोजीशन होगी, तो वो एज अ रिजल्ट वो जो सिटीजन हैं उस स्टेट के, वो भी जो है ना अच्छी ज़िंदगी गुजारने पे वो यानी कि वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एज अगर अपोजिट हम देख लें कि जो स्टेट इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करता हो, यानी वो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ती हो, या वो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अगर वो उनको तोड़ती है, तो फिर इंटरनेशनल सिस्टम में उसकी एक नेगेटिव जो है ना, फिर उसे इंटरनेशनल सिस्टम से एक नेगेटिव नज़र से देखती है। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है, इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम में सारी जितनी भी स्टेट्स हैं, उनमें वो सारी की सारी क्या है, वो सॉवरेन है, यानी जो बाहर के, यानी जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है या इंटरफेरेंस है, उनकी जो अपनी नेशनल पॉलिसीज है या नेशनल लॉ है, उसमें उनकी इंटरफेरेंस डायरेक्ट नहीं होती। तो इसीलिए जितने स्टेट हैं वो लीगली तो सॉवरेन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन कैसे नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ जो है, सारी दुनिया के जितने स्टेट्स हैं वो उस इंटरनेशनल लॉ के अंडर आते हैं, उन्होंने उन लॉज को हर सूरत पूरा करनी होती हैं। अगर वो उन लॉज को ब्रीच करती हो, यानी जिस तरह के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सुनी होगी आप लोगों ने, वो स्टेट्स पे जो है ना लागू होती है, स्टेट्स ने उन लॉज को फॉलो करनी होती है। अब अगर एक सिटीजन किसी एक स्टेट में है, अगर उस स्टेट की अच्छी पोजीशन है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वो सिटीजन डायरेक्टली उससे सफ़र करती है या फिर उसका वो फ़ायदा उठाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये देख लें कि अगर एक स्टेट वो इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करती हो, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स को तोड़ती हो, तो फिर उससे आइसोलेटेड की जाती है इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ से, यानी कि वो आइसोलेटेड हो जाता है। वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी मार्केट्स, इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, वहाँ तक उसकी एक्सेस नहीं होती, या उस पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया और ईरान पे इस टाइम बहुत ही भारी सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी क्राइसिस में है। तो सिर्फ ये दो मुल्क, ये दो स्टेट्स अफेक्टेड नहीं हो रही हैं, यानी नुकसान नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इनकी जो सिटीजन्स हैं वो सिटीजन्स एज अ रिजल्ट वो सफ़र कर रही हैं। इसीलिए जो हमारी एवरीडे लाइफ में इंटरनेशनल रिलेशंस वो फंक्शन कर रहे हैं, यानी हम इंटरनेशनल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है या इनस्टेबिलिटी है, उससे हम डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में जंग हो, या वो उस जंग की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दूसरे स्टेट्स में भी पड़ती हैं। तो इसीलिए वार और पीस लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, अगर वो पीसफुल होंगे तो सिटीजन्स भी वो एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर वार हो, जिस स्टेट में वो रह रहे हैं उस पर सैंक्शंस लगे हुए हों, वो आइसोलेटेड हो, तो फिर वो स्टेट उन लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। पांच चीज़ें हैं जो कि एक सिटीजन एक स्टेट से वो डिमांड करती है। एक तो सिक्योरिटी है, यानी वो स्टेट उन्हें सिक्योरिटी फराहम कर दे, वो चाहे पर्सनल सिक्योरिटी हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, यानी वो खुद ज़ाती तौर पर भी सिक्योर हो, और उसकी वो जो स्टेट में रह रहा है वो स्टेट भी वो भी सिक्योर हो, क्योंकि स्टेट की सिक्योरिटी एक पर्सनल सिक्योरिटी है। अगर स्टेट खुद महफूज ना हो, स्टेट खुद बैरूनी जो
यानी कि डिस्ट्रक्शंस हैं उनके जद में हो, तो फिर वो आम बंदे को, एक आम सिटीजन को वो यानी सिक्योरिटी की जो सहूलत है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। जो दूसरी वैल्यू है, दूसरी डिमांड है एक सिटीजन की स्टेट से, वो फ्रीडम है कि उसे पर्सनल फ्रीडम दी जाए, वो अपने स्टेट में यानी फ्रीली वो वॉक कर सके, वो फ्रीली वहाँ पे जो है कारोबार कर सके, उसकी जो कारोबार है, उसकी ज़िंदगी है, वो अच्छी तरह यानी ये एक फ्रीडम के सर्कल में हो। जो तीसरी चीज़ है, ये सिर्फ एक फ्रीडम पर्सनल फ्रीडम है, और एक फ्रीडम जो है वो फिर नेशनल फ्रीडम है, यानी वो ज़ाती तौर पर भी फ्री हो, और उसकी जो जिस स्टेट में रह रहा है वो स्टेट भी, वो भी बैरूनी इंटरफेरेंस से फ्री हो। इसके अलावा वो जस्टिस है, यानी उसे इंसाफ मिले, ऑर्डर यानी लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून की बालादस्ती हो, और जो वेलफेयर है यानी कि एक वेलफेयर स्टोर हो, फलाह बहबूद जिसे कहते हैं, उसमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी की सारी वेलफेयर में आती हैं कि ये 5 चीज़ें सिटीजन्स को हर सूरत में चाहिए। लोग इन पे अनकम्प्रोमाइजिंग है, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अगर एक स्टेट उनको सिक्योरिटी नहीं दे रही है या फ्रीडम नहीं दे रही है, जस्टिस, अगर ये चीज़ें, ये 5 वैल्यूज़ नहीं दे रही हैं, तो लोग सड़कों पे आ जाती हैं। लोग इन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं लाइफ के। तो इन 5 चीज़ों पे लोग कभी भी, इन 5 वैल्यूज़ पे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, वो ये कि स्टेट इन 5 चीज़ों को, इन 5 वैल्यूज़ को सिटीजन्स को तभी वो प्रोवाइड कर सकेंगी जब स्टेट खुद इंटरनेशनल सिस्टम में एक अच्छी पोजीशन में हो। अगर वो इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर उसकी जो रिलेशन है दूसरे स्टेट्स के साथ वो फ्रेंडली ना हो, कोऑपरेटिव ना हो, दूसरे स्टेट्स के साथ उसकी क्लैशेस हो, कन्फ्रंटेशंस हो, तो एज अ रिजल्ट वो इन 5 वैल्यूज़ को अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसीलिए सिटीजन्स चाहते हैं कि एक लिबरल डेमोक्रेसी हो हर स्टेट में, ताकि लोगों की जो मेयार ज़िंदगी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है, वो इम्प्रूव्ड हो। तो अगर वही बात है ना कि स्टेट की रिलेशंस दूसरे स्टेट्स के साथ कैसे हैं, वो इस चीज़ को डिटरमाइन करती हैं कि वो स्टेट इन 5 वैल्यूज़ को लोगों को प्रोवाइड कर सकती है या नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात भी है कि जो स्टेट की परफॉर्मेंस है, वो लोगों की जो हम कह सकते हैं कि लोग जो चाहते हैं वो एक लिबरल डेमोक्रेसी में, जहाँ लोगों की से हो, यानी कि जहाँ लोगों की बातें चलती हों, जहाँ एहतजाज से मसले का हल ढूंढा जाता हो, तो फिर ऐसे स्टेट्स जो इंटरनेशनल सिस्टम में वो अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, यानी वो फ्रेंडली रिलेशंस दूसरे स्टेट्स के साथ वो डेवलप करती हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब स्टेट खुद एक अच्छी पोजीशन में होता है, तो लोगों को फिर वो एक प्रॉस्परस लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। अगर लोग, फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टेट हो जो कि किसी और स्टेट के साथ अगर वो जंग करना चाहती हो, लेकिन जो सिटीजन्स हैं उन्हें पता है कि जो कॉस्ट है डिस्ट्रक्शन की, वो सिटीजन्स ने ही भरना होता है, तो लोग क्या करते हैं कि लोग उस स्टेट की उस पॉलिसीज़ के खिलाफ वो सड़कों पे निकल आती हैं कि जंग नहीं करनी। क्यों? वजह यह है कि सिटीजन सफ़र करती हैं, यानी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो ह्यूमन लाइफ को, सिटीजन्स को, आम लोगों को वो अफेक्ट करती है। अब देखिए कुछ इवेंट्स हुए थे, वर्ल्ड वार 1 है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, कोल्ड वार है, ये वो जो इवेंट्स हैं जिन्होंने लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर दुनिया में अमन आ जाती है तो उस अमन की जो फ्रूट्स हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो जाती हैं। ये इसके बाद वियतनाम वॉर है, अगर आप इसे देख लें तो अमेरिकन लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि जंग की तरफ नहीं जाना है। और ग्रेट डिप्रेशन है, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई थी, तो लोगों को इसके जो असरात थे उस पर वो गिरने शुरू हो गए थे। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी उसने लोगों सिटीजन्स को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर लिया।
तो इसीलिए लोग नहीं चाहते कि इस जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाए, बल्कि वो कहते हैं कि एक पीसफुल इंटरनेशनल सिस्टम हो, उसमें पीस आ जाए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस डायरेक्टली सिटीजन्स को वो अफेक्ट करती हैं इन एवरीडे लाइफ। तो आज का हमारा ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आज को आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आते हैं एक और वीडियो के साथ।